विराट संधि बार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अर्थव्यवस्था सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार पुनः हम अपनी अर्थव्यवस्था संबंधी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको औद्योगिक नीतियों के बारे में बताया था। औद्योगिक नीति 1948 को समझाया था, औद्योगिक नीति 1956 को बताया था, औद्योगिक नीति 1977 को समझाया था और औद्योगिक नीति 1980 को समझाया था। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले एक बार आप लास्ट वीडियो को जाके पूरा जरूर देखें, ठीक। इसके बाद जो है हम लोग इसको पूरा मतलब आप घर पर जो है इसको देखें। मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1991 की नवीन औद्योगिक नीति। तो मैंने आपसे समझाया था कि मैं इसको इसलिए अलग से बना के लाया क्योंकि मैं चाहता था 1948, 56, 77 और 80 के बाद 91 की साथ में पढ़ा देता, लेकिन इसको अलग से लाने का मेरा उद्देश्य ये था क्योंकि मैं इसके साथ एलपीजी यानी कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट करके बताना चाहता था, इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा आपके सामने। औद्योगिक नीति 1991 ये न्यू रिफॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसी है, न्यू रिफॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसी है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा संकट काल था। तो उस संकट काल में जो है 1991 ये वो भी समय है जब पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी, ये भी समय। तो इस वजह से नवीन औद्योगिक नीति का निर्माण हुआ। नवीन औद्योगिक नीति में जो उद्देश्य रखे गए उन उद्देश्यों का कनेक्शन आपकी एलपीजी से है, मतलब कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण से बिल्कुल कनेक्शन है, प्रत्यक्ष कनेक्शन है। इसीलिए इसको, इस नीति को उदारीकरण नीति के नाम से भी जाना जाता है। उदारीकरण नीति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक और फैक्ट इंपोर्टेंट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति जो हमारी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई, उसमें यही तीन चीजों की बहुलता थी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसकी बहुलता थी। तो इसी पे डिपेंड होकर ये नीति बनाई गई, ठीक। तो अब इसको शुरू करते हैं कि औद्योगिक, नवीन औद्योगिक नीति जो है इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित की गई थी, क्या 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 नहीं की गई, ठीक। उससे पहले थोड़ा सा समराइजेशन आप इसके बारे में समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में मैं अलग से ही एक हालांकि वीडियो लाऊंगा जिसमें लिबराइजेशन एक अलग ही टॉपिक रहेगा, प्राइवेटाइजेशन अलग टॉपिक रहेगा, ग्लोबलाइजेशन अलग टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो उसकी होगी। लेकिन अभी इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना है ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं लिबराइजेशन की, यानी कि उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि सरकार जो है भारतीय उद्योग जगत के लिए थोड़ा सा उदार हो गया, यानी कि उसके जो कठिन नियम थे उनमें थोड़ी सी उसने सहूलियत दे दी, थोड़ा सा कठिन रूल्स को थोड़ा सरल कर दिया। मतलब लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें छूट दे दी, सभी उद्योगपतियों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। पूंजी रिफॉर्म पे छूट दे दी कि ऐसे नहीं कि इतनी कैपिटल हो तभी आप बिजनेस शुरू कर सकते, तो ऐसी तमाम चीजों में छूट दे दी। उदारीकरण का मतलब सीधा सीधा होता है कि व्यवसाय के जो नियम हैं उनमें थोड़ा सा ढील दे दी गई, आप आसानी से अब व्यापार कर सकते हैं। और वो देने का जो अर्थ था वो यही था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक। इस समय इंडियन इकोनॉमी काफी खराब चल रही है, ठीक। और बार बार जो है इन्वेस्टमेंट पे चर्चा की जा रही है, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट है, विदेशी हमारे यहाँ आए, ठीक। जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो प्राइवेटाइजेशन को समझ लीजिए, निजीकरण। निजीकरण का मतलब ये होता है कि भारत सरकार के जो उपक्रम है, यानी कि भारत सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वह नुकसान में चल रही हैं अगर, तो उन्हें जो है निजी हाथों में दे दिया जाए। अब निजी हाथों में देने का मतलब ये है कि पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा निजी क्षेत्रों को बेच दिया जाए। जनरली 51% शेयर जो है दे दिए जाते हैं। 51 शेयर, अगर 51% शेयर से अधिक या 51% शेयर आप देते हो तो निश्चित तौर पे यह निजीकरण की प्रक्रिया में आ जाएगा, ठीक।
यानी कि आपका जो सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी कि जो पब्लिक कंपनीज हैं, उनमें अब थोड़ा सा प्राइवेट कंपनियों का भी पार्ट हो जाएगा, दोनों का विलय हो जाएगा। तो इस तरह से निजीकरण होने से बिजनेस जो है और अच्छे होंगे, रिफॉर्म्स होंगे, कैपिटल बढ़ेगी। निजीकरण होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा, और इंडिया एक नई रिफॉर्म की ओर जाएगी। इस तरह से आपका जो ग्लोबलाइजेशन है, समझते हैं भूमंडलीकरण। अब ये मैंने अभी थोड़े थोड़े समझाया आपको, केवल इसलिए ताकि ये आपको बहुत अच्छी समझ में आए। ये बिल्कुल मान के नहीं चलना है कि इस पर अलग से वीडियो नहीं आएगा, बिल्कुल इस पर अलग से वीडियो आएगा जिसमें उदारीकरण को लेके बहुत अधिक विस्तृत चर्चा की जाएगी, निजीकरण को लेके सारे छोटे बड़े पॉइंट बताए जाएंगे, और भूमंडलीकरण को लेकर भी सभी पॉइंट आपको डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन अभी जो आपको बताया जा रहा है वो केवल इसलिए ताकि आपको इंडियन इंडस्ट्रियल न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 बहुत अच्छे से समझ में आए, और निश्चित तौर पे आएगी। अब भूमंडलीकरण की अगर हम बात करें, ये मैंने बता दिया, इसका मतलब होता है छूट देना, व्यापारियों को छूट देना, उद्योगपतियों को छूट देना, लाइसेंस कम बनाने के लिए आप कम लाइसेंस लेके व्यापार कर सकते हो, बहुत सारे उद्योगों को लाइसेंस ही नहीं लेना। निजीकरण में क्या होता है कि सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्रों में जो है भागीदार हो जाएंगे, निजी क्षेत्र उनको खरीद लेंगे, 51% प्लस शेयर बेच दिए जाएंगे। शेयर का मतलब होता है पूंजी का हिस्सा, तो वो गवर्नमेंट जो है निजी क्षेत्रों में दे देगी। भूमंडलीकरण का मतलब होता है, जैसे कि चर्चा हो रही है इस समय की भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट का होना जरूरी है, भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। भूमंडलीकरण का मतलब ये है कि जब अपना एक देश, कोई देश अपने व्यापार की सीमाओं को लांघकर दूसरे देशों में व्यापार करता है, या दूसरे देश हमारे देश में आके व्यापार करते हैं, एक निश्चित नियंत्रण के साथ, एक नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, उस निश्चित नियंत्रण के साथ जब व्यापार करते हैं तो उसे भूमंडलीकरण की संज्ञा दी जाती है, अर्थात इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मिलित है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसके अंदर सम्मिलित है। और इसमें एफडीआई को मंजूरी दी गई थी। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात विदेशी उद्योगपति हमारे देश में कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि पूंजी निवेश कर सकते हैं, और फलस्वरूप हमारी इकोनॉमिक अच्छी होगी। तो इस तरह से भूमंडलीकरण तथा विश्वव्यापीकरण, अर्थात अपने व्यापार को विश्व में फैला देना, तो विश्व वाले हमारे देश में भी आ सकते हैं, दूसरे जो देश हैं ऐसा नहीं है कि हम ही केवल जाएंगे, वो भी आ सकते हैं। तो इस तरह से इन तीन बातों को नई नवीन जो है आर्थिक नीति में रखा गया। नवीन आर्थिक नीति में इन तीन चीजों का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया 1991 में। उस समय हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके प्रयासों के आधार पर ही इन पर विचार किया गया था, और उसी विचार के अनुभव के आधार पर नवीन औद्योगिक नीति 1991 प्रकाश में आई। इसको उदारीकरण नीति इसीलिए कहते हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। अब जो है हम शुरू करते हैं इसी को आधार मानकर नवीन औद्योगिक नीति 1991। तो नवीन औद्योगिक नीति 1991 की अगर हम बात करें तो इसकी जो घोषणा हुई थी वह हुई थी आपकी 24 जुलाई 1991 को। एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। 24 जुलाई 1991 को इसकी घोषणा हुई थी। प्रयास किसके द्वारा किया गया था या किसके अनुशंसा पर किया गया था? तो तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, उनको भी आपको याद रखना है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य क्या थे? अभी जो तीन चीजें मैंने लिखी हैं एलपीजी, उन्हीं से संबंधित चीजें मैं आपको समझाऊंगा। पहली चीज इसमें क्या की गई, क्या विशेषता क्या थी इसकी? विशेषताएं क्या विशेषताएं थी इसकी? विशेषताएं इसकी पहली विशेषता ये थी कि इसमें औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज थी, अब यहाँ पे कितने लाइसेंस को, कितने ऐसे व्यापार थे जिनको लाइसेंस लेने की जरूरत थी? ऐसे कुल पांच ऐसे व्यापार या उद्योग थे जिनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी, बाकी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी रिफॉर्म्स में। कौन कौन से थे वो? एल्कोहल उत्पादन करने वाले उद्योग, एल्कोहल। दूसरा था तंबाकू, तंबाकू का व्यापार करने वाले उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस व्यापार करने वाले, रसायन या केमिकल उद्योग, और आपका विस्फोटक पदार्थ। तो ये पांच थे। एक बार दोबारा सुन लें आप। अल्कोहल संबंधी उत्पाद बनाने वाली कंपनियां होती थी वो, तंबाकू उत्पादन, तीसरा जो था वो था आपका इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, चौथा जो था वो रसायन यानी कि केमिकल्स, और पांचवा था विस्फोटक पदार्थ। तो ये तो जो है व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये जो है सभी के सभी संवेदनशील व्यापार हैं। इस वजह से दूसरे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट किया गया वो ये कि सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब समझ लें आप, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है सरकारी कंपनियां जो सरकार के अंडर में हैं, उनको पब्लिक सेक्टर्स बोलते हैं अपन, ठीक है। आरक्षित उद्योगों की संख्या को कम करना, आरक्षित उद्योगों की संख्या को कम करना। वर्तमान में केवल दो ही ऐसे उद्योग हैं, वर्तमान में केवल दो उद्योग ऐसे हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की आरक्षित उद्योग की श्रेणी में आते हैं, बाकी सबका निजीकरण हो चुका है। तो वर्तमान में जो दो हैं वो कौन से हैं? पहला आपका है परमाणु ऊर्जा उद्योग, और रेलवे, परमाणु ऊर्जा उद्योग और रेलवे। तीसरी जो विशेषता थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये सब चीजें देखो, एलपीजी देखो, उदारीकरण, उदारीकरण से संबंधित है कि नहीं? उदारीकरण मतलब क्या था? छूट देना व्यापारियों को। देखो, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया, इसी का उदारीकरण का रूप है ये। औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दिया मतलब कि उद्योगों को छूट दे दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र की आरक्षित उद्योग की संख्या में कम कर दिया गया, मतलब कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो कंपनीज हैं उनको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपकी प्राइवेटाइजेशन हो गई। अब ग्लोबलाइजेशन की विशेषताएं देखना क्या हो जाएगी इसके अंदर। तो जो तीसरी विशेषता थी इसकी 1991 की नीति की जो तीसरी विशेषता थी वो ये थी कि एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट को समाप्त करके इसकी जगह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम यानी कि कंपटीशन एक्ट को लागू किया गया। एमआरटीपी एक्ट को समाप्त करके इसकी जगह प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन एक्ट को लागू कर दिया गया। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एमआरटीपी एक्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी यहाँ पे 1969 में हुई थी। 1969 से ये कंटिन्यू चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर कंपटीशन इसको समाप्त कर प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू कर दिया 2002। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि ऐसा क्यों किया गया, तो इस पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें इस पे डिस्कस करना है अभी, एमआरटीपी के बारे में और कंपटीशन एक्ट के बारे में, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज हुई वो ये हुई कि
फेरा 1973, फेरा एक्ट 1973 को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पे फेमा आ गया। फेमा 1999 ये जो है स्थापित हो गया। अब इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, फेरा और फेमा बताना है आपको। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, और जो चौथी और जो पांचवी इंपोर्टेंट चीज थी वो ये थी, पांचवी चीज यहाँ लिख देता हूँ कि विदेशी विनिमय को बढ़ावा दिया, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया गया। इसके अंतर्गत एफडीआई को बढ़ावा दिया 51% तक, 51% तक। हालांकि अब वर्तमान में एफडीआई की कोई लिमिट नहीं है। तो ये विदेशी, तो ये आपका हो गया, देखो एलपीजी समझा रहा था, ये आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया। ग्लोबलाइजेशन हो गया, विदेशी पूंजी आपके पास आने लग गई, तो ये ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण हो गया। तो नवीन औद्योगिक नीति के तो 5 महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी होगी। पहली, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दी। अब केवल 5 उद्योग ऐसे जिन्हें लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी। सार्वजनिक क्षेत्र की आरक्षित उद्योगों की संख्या को कम कर दिया गया, वर्तमान में केवल 2 ही उद्योग हैं। एमआरटीपी एक्ट 1969 को समाप्त करके इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू कर दिया गया, और फेरा 1973 की जगह फेमा 1999 को लागू किया गया। अब आपको इनके बारे में बताता हूँ मैं, एमआरटीपी के बारे में, कंपटीशन एक्ट के बारे में, फेरा के बारे में और फेमा के बारे में बिल्कुल डिटेल से। ठीक, एक्चुअली फेमा जो है, इसके जो नियम है काफी कठोर थे। कठोर नियमों को सरल बनाने के लिए फेमा को लाए थे। और ये जो एमआरटीपी एक्ट है, ये जो है मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट है। तो ये जो है मोनोपोली था, यानी ये एक अधिकार वाले व्यापार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए था। यानी एक अधिकार का मतलब होता है ऐसा व्यापार जिस पर केवल एक ही विक्रेता का अधिकार हो, जिसको अर्थव्यवस्था में बिना ताज का बादशाह कहते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति वाले व्यापार को रोकने की कोशिश करने के लिए बनाया था, लेकिन ये चूंकि विफल हो रहा था अपने उद्देश्यों से, इस वजह से इसकी जगह पे कंपटीशन एक्ट 2002 को लागू किया गया। एमआरटीपी एक्ट 1969, फुल फॉर्म क्या था इसका? मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। इसकी जगह पे नया आ गया, लेकिन इसके काम क्या था? इसका मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार, एक अधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये था कि ये इस तरह की गतिविधियों को रोकता था। किस तरह की गतिविधियों को रोकता था? एक अधिकारी व्यापार प्रवृत्ति को। एक अधिकारी व्यापार प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जब एक ही विक्रेता जो है प्रोडक्ट को बेचना चाहता है और उसकी जगह आसपास और कोई उसके साथ विक्रेता ना हो, उसको हम लोग एक अधिकारी कहते हैं। जब मैं आपको मार्केट पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा मार्केट के अंदर जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक अधिकारी बाजार, अल्प अधिकार बाजार, तो ये सारी चीजें जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको एक अधिकार बाजार बहुत अच्छा समझ। तो एक अधिकार ऐसी गतिविधियां जो एक अधिकारी व्यापार की प्रवृत्ति को क्या करता है? रोकता है। लेकिन ये बहुत अधिक सफल नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसकी जगह पे हमने डाल दिया कंपटीशन एक्ट ये 2002। इसका काम क्या था? भारत में ऐसी गतिविधियों को रोकना जो प्रतिस्पर्धा होने के लिए उत्तरदायी, प्रतिस्पर्धा को रोकती हो, ऐसी गतिविधियों को रोकना जो प्रतिस्पर्धा ना हो। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता, यानी अगर 2, 3, 4, 5 व्यापार आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं और अगर उनमें इस तरह की कोई गतिविधि आ जाए कि वो प्रतियोगिता करना बंद कर दें, था ये सारी चीजें आने स्टार्ट हो जाए, तो फिर उसको ये कंपटीशन एक्ट उसके अंदर ऐसे रूल, ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इसको रोकता है। यानी प्रतिस्पर्धा को खत्म करने वाली गतिविधियों को रोकता है।
प्रतिस्पर्धा को खत्म करने वाली गतिविधियों को नियंत्रण करता है ये एक्ट। ठीक है, उपभोक्ता के हितों में है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए काम करता है ये। ठीक है, तो ऐसे तमाम चीजें हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा, इस पे अलग ही। इसके बाद जो है मैं फेरा फेमा को लेकर थोड़ा बता दूं। फेरा और फेमा, फेरा 1973 1999। फेरा जो है इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, और इसका होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये रेगुलेशन है, ये मैनेजमेंट है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन यानी विदेशी, विनिमय नियमन अधिनियम, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, और ये आपका हो गया विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, 1999। तो ये दोनों क्या, इस समय जो है ये जो है विदेशी विनिमय, अवैध विदेशी विनिमय, ये अवैध विदेशी विनिमय को रोकता था, अवैध विदेशी विनिमय को रोकता था। फेमा भी वही काम करता है, लेकिन फेमा और फेरा में अंतर ये कि इसके जो रूल हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट ज्यादा रूल होंगे तो ये सारी पॉलिसी काम नहीं कर पाएंगी। जो एलपीजी है जो सब इसीलिए इन पॉलिसीज को एक्टिवेट करने के लिए ये सारी चीजें की गई, ताकि वो एक्टिवेट कायदे से हो पाए। तो फेमा क्या करेगा, फेमा जो ज्यादा कठिन चीजें हैं उनको सरल करेगा। जैसे जैसे फेरा क्या करेगा, जैसे मान लो कि मनी लॉन्ड्रिंग है या हवाला है, इस तरह की गतिविधियों को रोकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसको जेल भी हो सकती थी, और जेल होने के साथ साथ उसको पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। लेकिन फेमा के अंदर पेनाल्टी ही लगेगी, बस जेल नहीं। मतलब एक मोटा एग्जाम्पल है कि आप समझे कि यहाँ पे रूल टाइट है, यहाँ पे जेल भी हो सकती है, बट यहाँ पे आपको पेनाल्टी पे करनी है। तो यहाँ पर ये फेरा क्या करता है, अवैध विदेशी विनिमय को रोकता था, ये भी रोकता है, लेकिन इसके रूल कठिन थे, इसके रूल थोड़े से सरल हैं। तो इस वजह से जैसे हवाला वगैरह हो गया और मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ये सब चीजों को रोकता था, ये भी रोकता है। तो इस तरह से जो है ये सारी बातें नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत थी। ठीक, तो ये आज का लेक्चर था। इसमें अगर किसी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको निश्चित तौर पर उसको सरल करने की कोशिश की जाएगी, आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा है, निश्चित तौर पे अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि सीरीज बराबर चली आ रही है, 11वीं वीडियो है ये। इसके पहले हमारे जो अन्य शिक्षकगण हैं वो भी बड़ी मेहनत से जो है आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं। इस कठिन दौर में, जबकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, समझ में नहीं आता है कब तक क्या होगा, कंडीशन ठीक होंगी नहीं, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं आपके लिए किसी तरह से आपकी जो शिक्षा है वो है सुचारू रूप से होती रहे और उसमें किसी का कोई व्यवधान ना आए। भूगोल, इतिहास और राज्य व्यवस्था हमारे मनोज सर के मजबूत कंधों पे हमने डाल दिया है, वो जो है उसको हैंडल कर रहे हैं। तो आप उनकी वीडियो को देखें, शेयर करें। अर्थव्यवस्था मैं देख रहा हूँ, मैथमेटिक्स हमारे संदीप भी देख रहे हैं, उनके प्रयासों से ये जो है पूरा संगठन आया हुआ है जो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये सब निर्पज जी हमारे हिंदी देख रहे हैं। तो ये सारी वीडियो को आप देखिए, शेयर कीजिए, चैनल की ग्रोथ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट कर सकता है, हमारी पूरी सक्सेस ग्रुप टीम को मोटिवेट कर सकता है। इसी शब्दों के साथ मैं आज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। घर में रहें, स्वस्थ रहें, बहुत बहुत